चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। एंड देन मैंने आपको पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया था, करंट इंट्रोड्यूस किया था, और उन दोनों में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को बोलते हैं ओम्स लॉ इंट्रोड्यूस किया था। ओम्स लॉ आपको याद है, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ कहते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस। उस कांस्टेंट के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ देखा था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया आर, यानी वी इज इक्वल टू आई आर आपका ओम्स लॉ हो गया। इस पे अभी हम लोग आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको v इज इक्वल टू आई आर पे ग्राफ बताया था, किस तरीके का ग्राफ होता है v इक्वल टू आई आर पे, और बताया था कि v इक्वल टू आई आर पे जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है और उसका स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस बताता है। तो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब इस लेक्चर में देखिए v और i का ग्राफ है और इस पे एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, टू वायर्स 1 and 2 VI graph are given are connected across same potential 1/1 in which case current will be higher। अब देखिए करंट पूछा है, किस केस में हायर होगा, तो समझिएगा करंट हायर हमें बताना है जिसका रेजिस्टेंस लो होगा उसमें करंट हाई होगा। अब आपको पता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, V इज इक्वल टू आर आई, आई आर कहिए या आर आई कह लीजिए, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा V और I के बीच में, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका जो स्लोप होगा थीटा, tan थीटा यानी कि स्लोप, ये हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी VI ग्राफ है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ये तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज आपके पास पहले से ही लिखा होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो इस क्वेश्चन में दो एंगल है, 1 का एंगल θ1 है और 2 का एंगल θ2 है। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में θ1 जो है वो θ2 से हायर है, या θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी कि tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 बोल सकते हैं, क्योंकि इन एक्यूट एंगल, अगर कोई एंगल बड़ा है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल में अगर थीटा बड़ा है तो उसका साइन और tan दोनों बड़ा होगा। tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, और tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता है स्लोप, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ वन m से स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2, और VI ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। इन VI ग्राफ स्लोप इज इंडिकेटेड बाय रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 2। इसका आप रीजन भी दे सकते हो कि जैसा कि रीजन जो मैंने आपको अभी भी बताया, इन VI ग्राफ रेजिस्टेंस इज स्लोप, रेजिस्टेंस इज स्लोप, ये आप बोल सकते हो, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2। अब आपका R1 इज ग्रेटर देन R2 हो गया, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें करंट लो होगा, क्योंकि हमने ओम्स लॉ देखा। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? बाय ओम्स लॉ आप क्या कह सकते हो? I इज इक्वल टू V बाई आर, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई आर। तो जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें करंट लो होगा। करंट रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने पोटेंशियल को सेम कर दिया तो, यानी कि I1 इज लेस देन I2। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, कुछ अभी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ लास्ट में डिस्कस करेंगे, और कुछ आपके असाइनमेंट्स में रहेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस आना चाहिए। स्लोप जो है VI ग्राफ का रेजिस्टेंस बताता है, सिंपल सा फंडा ये होना चाहिए, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम होगा, ऑब्वियसली बात है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें। रेजिस्टेंस देखिए, अभी हमने बात किया रेजिस्टेंस के बारे में, बात किया इस क्वेश्चन में भी देख लिया, रेजिस्टेंस के बारे में हमने पहले भी इंट्रोड्यूस कर रखा था।
ओम्स लॉ में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा इक्वेशन बना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस के बारे में अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन ज्यादा रखेंगे। ग्राफिकली हमने देख लिया था, ग्राफिकली रेजिस्टेंस जो होता है वो VI ग्राफ का V Y एक्सिस में होना चाहिए, I X एक्सिस में होना चाहिए। VI ग्राफ का स्लोप होगा, इस बात को हमने देख लिया था। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया, लास्ट क्लास में भी एक देखा था और इस लेक्चर में भी हमने एक देख लिया। सो अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। समझिएगा, जैसा कि मैंने बताया था पहला लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट में नहीं होता है। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, दे आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं। नेवर कहना गलत होगा, बट वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर रेस्ट होते हैं दैट टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। खैर बात की बात है, बट हाँ आपके लिए रूम टेम्परेचर पे कभी भी इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे नहीं होते। इनफैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं होते हैं, ठीक है। 0 केल्विन पे होते हैं, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। क्लास 11th की बातें हैं तो इस पे थोड़ा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, हमेशा रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। जैसे ही आपने बैटरी लगाया, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं। आपने इस पे जैसे ही बैटरी लगाया, देखिए बैटरी का सिंबल होता है ये सिंबल के बारे में इस लेक्चर के लास्ट में आज ही डिस्कस कर लेंगे हम लोग। बैटरी का सिंबल होता है ये। आपने जैसे ही बैटरी लगाया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव, देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये बैटरी का 2 टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला डंडा नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल धक्का देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल धक्का देगा और पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल धक्का देगा और पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। सबका वेलोसिटी सेम नहीं होगा, सबका वेलोसिटी डिफरेंट होगा। सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेलोसिटी से नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे। अब देखिए सबका वेलोसिटी अलग अलग है, तो सब आपस में कोलाइड करेंगे। इट्स लाइक एक छोटा सा, आप समझिए एक छोटा सा गली टाइप का है और उसमें आपने बहुत सारे बच्चों को दौड़ा दिया, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स दौड़ रहे हैं, ठीक है, 100 छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं। तो क्या वो आपस में नहीं टकराएंगे? सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा, सबका कैपेसिटी दौड़ने का अलग अलग होगा। कोई तेज भागता होगा, कोई धीरे भागता होगा, कोई बिल्कुल चल रहा होगा उसमें। तो क्या होगा? आपस में वो टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो उन सब का स्पीड स्लो होगा। जो तेज भाग रहा था उसका भी स्पीड स्लो होगा, जो तेज भाग रहा था वो किसी चलते हुए बच्चे से टकरा जाएगा, दोनों गिर जाएंगे, दोनों उठेंगे, फिर दोनों जाएंगे, दोनों का स्पीड स्लो हो गया। कुछ ऐसा ही कहानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। जब आपने बैटरी लगा दिया, एक कंडक्टर में आपने बैटरी लगा दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा, लेकिन सबका स्पीड अलग अलग होगा, क्योंकि इनिशियली सब रैंडमली इधर उधर अलग अलग स्पीड से जा रहे थे। आपने बैटरी लगाया तो बैटरी लगाने के बाद भी सबका स्पीड अलग अलग होगा, और जब सबका स्पीड अलग अलग होगा तो आपस में कोलिजन होगा। इस कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस आता है। दिस कोलिजन इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्यों होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपने बैटरी लगाया, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहा है, सबका स्पीड अलग अलग है, इसकी वजह से कोलिजन होगा। दिस कोलिजन इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कोलिजन नहीं होता तो करंट बहुत ही स्मूथली फ्लो करता, ठीक है। उस समय मतलब करंट बहुत काफी स्मूथली फ्लो करता जब रेजिस्टेंस 0 होता, सबका स्पीड सेम होता। तो हालांकि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता? ऐसा होता है, एक केस है सुपर कंडक्टर का, खैर बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल हमारे लिए ऐसा हमेशा होता है, रियल लाइफ में हमेशा रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जीरो रेजिस्टेंस रियल लाइफ में नहीं मिलता है, हम उसे बना सकते हैं, लैब में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है तो करंट हमारा इधर की ओर होगा, ठीक है, क्योंकि आइडियली करंट का डायरेक्शन हम मानते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, या हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट होता है,
ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस होता क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और कॉज आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों कॉलिजन होता है, ये मैंने एक बच्चों का एग्जांपल लेके आपको समझाया। एग्जांपल अभी आगे भी यूज करूंगा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें भी यूज करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला चीज है आपका रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो समझिएगा रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, सॉरी ये एरिया होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है समझते हैं इस चीज को। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि आप इस एग्जांपल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप समझ लीजिए कि एक छोटी सी पतली सी गली में बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मान लेते हैं उसका नाम एक्स है, ठीक है। एक पर्टिकुलर बच्चे को समझिए जिसका नाम एक्स है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, ठीक है, ABCD सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं एक्स स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं। अब उस पतली सी गली में मान लेते हैं 100 मीटर का रन अप कंप्लीट करना था, और वो एक्स बच्चा जो है वो 10 बार टकरा रहा है। कभी 10 बार टकराने के रीजन होंगे, कभी वो तेज भाग रहा होगा, आगे कोई स्लो भाग रहा होगा, ठीक है, जगह नहीं होगा उससे टकरा गया होगा, कभी कोई पीछे से आकर तेज उसे धक्का दे दिया होगा, दोनों गिर गए होंगे, दोनों उठे होंगे, तो 10 बार टकरा रहा है। अगर वही हम गली का लेंथ बढ़ा देते हैं, 100 मीटर से बढ़ा के 200 मीटर कर देते हैं, तो वो बच्चा जो पहले 10 बार गिर रहा था अब वो 20 बार गिरेगा। आपने गली का लेंथ बढ़ा दिया। तो कुछ ऐसा ही रेजिस्टेंस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपने लेंथ बढ़ा दिया तो वो कोलिजन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन का जो होगा वो बढ़ जाएगा, ज्यादा कोलिजन होगा, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि लेंथ बढ़ाने पे, लेंथ इंक्रीज करने पे बाकी सब चीजें फिक्स है, लेंथ इंक्रीज करने पे आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जो कि आपका पहला इक्वेशन है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये एल लिखा है, स्मॉल एल लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ डाउट है तो ये स्मॉल एल लिखा हुआ है, ठीक है। ये आई नहीं है, कैपिटल आई नहीं है, स्मॉल एल है, ध्यान रखिएगा, यहां पे भी ये स्मॉल एल, ठीक है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसके अलावा अगर हम एरिया की बात करते हैं तो अगेन वो बच्चों वाला एग्जांपल मैं उठा रहा हूं, ठीक है। पतली सी गली है, उसमें बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, उस एक्स बच्चे के बारे में बात करते हैं, वो 100 मीटर की गली में 10 बार गिर रहा था, ठीक है। अब एक बात बताइए, 10 बार इसलिए गिर रहे थे क्योंकि गली पतली सी थी, उन्हें आगे जाना था, तेजी से भाग रहे थे और टकरा जा रहे थे। अगर गली को मैं थोड़ा चौड़ा कर देता हूं, डबल एरिया कर देता हूं उसका, डबल एरिया कर देता हूं या ट्रिपल एरिया कर देता हूं, उसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूं, तो अब क्या होगा, जो बच्चा 10 बार गिर रहा था वो 10 बार नहीं गिरकर 5 बार गिरेगा, हो सकता है 3 बार गिरेगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, वो कम गिरेगा, क्योंकि उसके गिरने के चांसेस इसलिए थे क्योंकि वो आगे जाना चाह रहा था और उसे स्पेस नहीं मिल रहा था, तो दूसरे से टकरा जा रहा था। अगर गली थोड़ा विड्थ बढ़ा दिया हमने, उस गली का विड्थ बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उससे स्पेस होगा, वो दूसरे से टकराएगा नहीं, वो साइड से निकल जाएगा, इसके पीछे से जो तेजी से आ रहा था वो साइड से, उसके साइड से निकल जाएगा। हाँ, कभी कभार कोलिजन हो जाएगा। तो अगर आपने विड्थ बढ़ा दिया तो कोलिजन के चांसेस कम होंगे। सेम केस इलेक्ट्रॉन का होता है। कंडक्टर में ये क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। कंडक्टर जो होता है वो आपका सिलिंड्रिकल होता है, उस सिलिंड्रिकल का जो ये एरिया होता है, ये एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे, और कोलिजन के चांसेस कम होंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया 1/a। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, शायद ये 1/a ही लिखा था, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू L/a। इस बात को देखते हैं। सो हमारे पास क्या क्या आया, इक्वेशन 1 ये कहता है, इक्वेशन 1 ये कहता है R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इक्वेशन 2 कहता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/area।
अगर इन दो, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पूरे कंडक्टर का एरिया नहीं है, सिलेंडर का एरिया नहीं निकल रहेगा। अगर सिलिंड्रिकल कंडक्टर है तो उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉट कंडक्टर का एरिया। पूरे कंडक्टर का एरिया नहीं है, क्रॉस सेक्शन के एरिया की बात कर रहा था मैं, विड्थ की बात कर रहा था, इसलिए बच्चों वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो L इज लेंथ, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपके पास पहले डायग्राम भी बना हुआ था, मैंने उसमें दिखाया था कि ये अगर डायग्राम कुछ ऐसा है तो ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसे मैंने 1 बोला है पीछे और इसे मैंने 2 बोला है, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ये L लिखा है, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है कांस्टेंट आता है, हर जगह कांस्टेंट अलग अलग होता है। ठीक है, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज रो, यानी कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज रो, यानी कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, छोटा सा एरर हो गया, प्रोपोर्शनल साइन कैरी कर लिया हूँ। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज रो, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, रो बोलते हैं, RHO, रो बोल सकते हो, बट ये खुद लेटर है तो लेटर को आप लेटर का स्पेलिंग नहीं बोल सकते हो, ग्रीक लेटर है। ठीक है, रो L बाई A। रो यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ भी थोड़ा वेरी करता है। बेसिकली रेजिस्टेंस जैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, वो रेजिस्टिविटी की वजह से वेरी करेगा, जैसा रेजिस्टिविटी वेरी करेगा वैसा ही रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ मटेरियल पे पर्टिकुलरली डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। बेसिकली अभी मैं डिस्कस करूंगा कि रेजिस्टेंस किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टेंस वेरी करता है वैसे रेजिस्टिविटी वेरी करता है। रेजिस्टेंस इसलिए वेरी करता है क्योंकि रेजिस्टिविटी वेरी करता है, कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, अब जैसे आप बोलते हो ना कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, खैर आपको ये बात पता होगा नहीं पता होगा, ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर। तो आपने देखा होगा कि जितने भी वायर्स होते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम के होते हैं। ऑब्वियसली बात है सिल्वर का नहीं यूज कर सकते हैं, एक्सपेंसिव हो जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है, तो जितने भी वायर आपने देखे होंगे वो कॉपर और एल्युमिनियम के होते हैं, है ना, क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कॉपर एल्युमिनियम की जगह अगर हम बात करते हैं निक्रोम की, तो निक्रोम उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, इट इज मतलब बैड कंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो निक्रोम बैड, सेम लेंथ का निक्रोम आप लेते हो, सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, सेम डायमेंशन का, अगर आप एक निक्रोम लेते हो, निक्रोम की वायर लेते हो और एक आप कॉपर की वायर लेते हो, तो कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होगा कंपेयर टू निक्रोम की वायर। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि निक्रोम की रेजिस्टिविटी जो है वो हाई है, कॉपर का रेजिस्टिविटी जो है वो लो है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, निक्रोम की रेजिस्टिविटी हाई है तो इसलिए निक्रोम का रेजिस्टेंस हाई हो गया, कॉपर की रेजिस्टिविटी लो है इसलिए कॉपर का रेजिस्टेंस लो हो गया। मतलब रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के अलावा, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के अलावा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और उस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंस के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं, दैट कांस्टेंट इज रो, दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंस टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है। किस तरीके से रेजिस्टेंस टेंपरेचर पे डिपेंड करता है इस बात को हम समझते हैं, इस बात को देखते हैं। देखिए, अगर ये पूरा लिखा हुआ कहानी पहले सुन लेते हैं फिर इस कहानी को देखेंगे। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? अगेन ये क्लास 11th की बात है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्लास 11th में डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज डाउट या कुछ ऐसे क्लासेस में हम लोग डिटेल में पूछ लीजिएगा, आप मैं बता दूंगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, उनका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो
जो इलेक्ट्रॉन पहले से 10 बार टकराता था वो इलेक्ट्रॉन 12 बार टकराएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई तो कोलिजन भी तो बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, अगर वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाता है और कोलिजन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। व्हाई डज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस? बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ये पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेस, as with increase in temperature electrons move with higher speed and therefore collision between the electrons increases and hence resistance increases। आप इसे नोट डाउन करोगे। आई होप आप साथ ही साथ लिख रहे होगे सारे चीज का, नोट्स काफी जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, इसको स्ट्रेच करके इसका लेंथ डबल कर देते हैं, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। अब अगर हम कॉमनली सोचते हैं तो देखने में लगता है कि 5 ओम का है, रेजिस्टेंस डबल कर दिया। ठीक है, 5 ओम रेजिस्टेंस से लेंथ डबल कर दिया। ठीक है, इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, लेंथ डबल कर दिया। ठीक है, तो आपका नया रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 10 ओम। लेकिन यहां पे एक गलती कर देते हैं, सेम वायर को स्ट्रेच किया गया है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर आप वायर को, सेम वायर को स्ट्रेच करते हो तो क्या वो पतला नहीं होगा थोड़ा? अगर आप वायर को स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, तो क्या वो पतला नहीं होगा? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं होगा? होगा ना। तो अगर कम होता है, अगर कम होता है तो एरिया पे भी डिपेंडेंस देखेंगे। मतलब समझिए, मैं इसके लिए डायग्राम बना रहा हूं, शायद शेप है तो शेप से बनाते हैं डायग्राम को। चाहिए शायद कुछ ऐसा ही शेप मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका एक कंडक्टर। ठीक है, और दूसरा अगर हम बनाते हैं तो इसका लेंथ डबल करते हैं। तो लेंथ अगर डबल करते हैं इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, एक बार डायग्राम मैं खुद भी बनाता हूं, खुद से बना हुआ ज्यादा बेटर बनेगा साथ। ये देखिए, ये आपका एरिया ए हुआ और लेंथ एल हुआ। अब आप इसको खींच रहे हो, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो। जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस लेंथ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। नया लेंथ 2L हो गया, इसका लेंथ डबल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको खींच रहे हो, इसका लेंथ डबल हो रहा है, तो ये पतला भी होगा, मतलब एरिया भी चेंज होगा। नया एरिया A1 हो गया, नया लेंथ L1 हो गया। सो कुछ ऐसी कहानी। तो गिवन क्या है और इसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो L बाई ए ये दे रखा है आपका 5 ओम, ये 5 ओम दे रखा है। अब आप इसको खींच रहे हो ऑन स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेचिंग। जब आप इसको खींच रहे हो तो इसका जो नया लेंथ होगा L1 वो 2L होगा। नया एरिया हमें निकालना होगा, A1 कितना होगा। अब समझिएगा, अगर आप इसे खींच रहे हो तो इसका एक चीज है जो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। हमेशा वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है। जैसा कि आप अगर बॉडी रेगुलर हो तो, जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल है, पाई आर स्क्वायर हो गया, और हाइट आपका एच हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम। उसी तरीके से क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि ए इंटू बी और फिर हाइट ए इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, जो भी कह लो आप। ठीक है, बट आप कोन में उसे नहीं अप्लाई कर सकते हो क्योंकि कोन आगे टैपर होता है, तो कोन में नहीं अप्लाई कर सकते। खैर, ये तो मैथ्स है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ होता है, यानी कि एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम will remain constant तो हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू एल इज इक्वल टू A1 इंटू L1।
अब जो नया लेंथ है हमारा L1 जो है वो 2L के बराबर है, यानी A इंटू एल इज इक्वल टू A1 इंटू 2L। ये 2L हो गया। यहां से हम लिख सकते हैं A1 जो होगा वो होगा A/2। सो नया लेंथ अगर 2L हुआ तो नया एरिया A/2 हो गया। यानी अगर हम बात करते हैं न्यू रेजिस्टेंस की, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा समझिएगा, R1 न्यू रेजिस्टेंस रो L1 बाई A1। अब देखिए नया लेंथ तो आपका 2L था, नया एरिया आपका A/2 आ गया, तो नए लेंथ की जगह हम 2L लिखेंगे, रो 2L, और नया एरिया की जगह A/2 लिखेंगे। सो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 रो L/A। रो L/A हमारा है 5 ओम, रो L/A हमारा 5 ओम, तो 4 इंटू 5 ओम यानी कि ये हो जाएगा हमारा 20 ओम। ये 20 ओम होगा। आप इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने इसे पॉज करके नोट कर लिया होगा। एक चीज आपने देखा कि अगर हम लेंथ डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो गया, उसकी वजह से रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। इसमें कुछ कंक्लूजन करके हम लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम इसमें एक कंक्लूजन करके लिखते हैं, एक नोट करके एक कंसेप्ट लिखते हैं, कंसेप्ट डालते हैं, ठीक है। एक नीचे नोट करके कंसेप्ट डालिएगा, नोट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने लिख लिया, उसके बाद ये कंसेप्ट डालिएगा, बॉक्स में कर दीजिएगा इस कंसेप्ट को। देखिए अगर किसी वायर को आप स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो, अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो तभी आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। उस केस में मतलब ऑन स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग, यही तभी वैलिड है। ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, किसी वायर को अगर आप स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो, ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, ठीक है, ऐसे केस में आपका जो नया रेजिस्टेंस, जैसे आपने लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया, तो ऐसे केस में आप बोल सकते हो R1 बाई R, R1 इज द न्यू रेजिस्टेंस, R इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, R1 बाई R जो होगा वो L1 बाई L की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। और दूसरा, इसके अलावा अगर आप एरिया चेंज करते हो तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब कि R1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई A1 बाई A के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में ही केवल वैलिड है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसको नोट करने के बाद देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाई एडिंग अनदर आइडेंटिकल वायर। अब ये देखिए, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन किया या जो नोट करके कंसेप्ट बताया वो स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के लिए है। वो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक वायर को फोल्ड करके डबल वाइंड कर दिया गया या फोल्ड कर दिया गया, तो एक तरीके से कंप्रेसिंग का केस हो गया, मतलब सेम वायर में चेंज किया गया। लेकिन अगर कोई दूसरा वायर ऐड करते हैं तो फिर सिनारियो कुछ अलग हो जाएगा। अब जैसे इसमें एक नया वायर ऐड कर रहे हैं, अब जब हम एक नया वायर ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कब चेंज होगा? जब आप उसको स्ट्रेच करोगे या आप उसको कंप्रेस करोगे। तो इसमें तो आप एक नया वायर ऐड कर रहे हो, तो नया वायर ऐड करने में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, केवल लेंथ बढ़ेगा। तो समझिए जैसे एक आपका एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसी में एक आइडेंटिकल वायर और आपने ऐड कर लिया, वो थोड़ा सा दूसरे कलर से मैं दिखा दे रहा हूं ताकि लगे कि हाँ अलग वायर है। आपने एक और वायर ऐड कर दिया, इसका भी एरिया A ही रखा और लेंथ L रखा। ये आइडेंटिकल है, दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। तो अब बताइए, अब टोटल लेंथ कितना हो गया? 12 हो गया। टोटल लेंथ आपका क्या हो गया? 12 हो गया। अब देखिए आपके पास दिया क्या है, आपके पास दिया हुआ है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये आपको 5 ओम दे रखा है।
आपने इसका लेंथ डबल कर दिया यानी कि नया रेजिस्टेंस, ये होगा रो, नया लेंथ यानी कि 12 और एरिया चेंज नहीं हुआ यानी कि ट्वाइस हो गया, सिंपल 2 रो L by A यानी कि 10 ओम। दैट इज योर आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन हालांकि कम पूछते हैं, जनरली आपके पास स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिव का आता है, बट हाँ हमने एक ऐसा भी क्वेश्चन देख लिया कि इस कंसेप्ट पे अगर आता है तो हम कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें कंप्रेस का, जनरली स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिव का आता है क्वेश्चन, ठीक है। कंप्रेस कर दिया या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके डबल एरिया कर दिया गया, बीच से फोल्ड कर दिया गया, हाफ हाफ से फोल्ड कर दिया गया, उस केस में भी बात सेम ही होगा आपका। तो यहां पे आपका एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसको कंप्रेस करके डबल एरिया करते हैं। कंप्रेस करना या फोल्ड करना, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। तो कंप्रेस करके इसका एरिया डबल करते हैं, नया रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एक वायर है, एक सिलेंड्रिकल वायर है, ले लेते हैं। लेंथ L है, एरिया A है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा रो L by A, ये रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। R इज इक्वल टू रो L by A, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये आपको दे रखा है 10 ओम, ये दे रखा है 10 ओम, पहले से मैं 10 ओम भी लिख देता हूं। इज इक्वल टू 10 ओम, और ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करते हो, इसको कंप्रेस करते हो। तो कंप्रेस करने पे आपने एरिया डबल कर दिया। अगेन अगर आप कंप्रेस करके एरिया डबल करते हो तो लेंथ भी तो चेंज होगा। देखते हैं क्या चीज होगा। आपने कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करके आपने इसका एरिया डबल कर दिया, मतलब कि ये आपका एरिया A1 हुआ, ये 2A के बराबर हुआ। इसका नया लेंथ जो है वो L1 हो जाएगा। अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जैसा कि हमने पहले देखा था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो आप क्या लिख सकते हो, A इंटू एल इज इक्वल टू A1 इंटू L1, यानी कि A1 जो होगा वो हो जाएगा आपका A1, सॉरी दे रखा है आपको यहां पे, तो A1 दे रखा है। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, A इंटू एल इज इक्वल टू एरिया डबल दे रखा है 2A इंटू L1, L1 हो जाएगा आपका L by 2। सो आपके पास L1 भी आ चुका है, A1 आपको दे ही रखा है 2A, A1 2A गिवन है आपके पास, A1 इज इक्वल टू 2A, ये गिवन है क्योंकि कंप्रेस करके आप एरिया को डबल करते हो। तो ऐसे केस में आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा R1 वो हो जाएगा रो L1 by A1, मतलब कि रो L by 2 by A by 2, सॉरी by 2A, ये हो जाएगा आपका रो L by, और ये देखिए 2 न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 4A, यानी ये बन जाएगा आपका फाइनली 1 by 4 रो L by A। अब देखिए रो L by A का वैल्यू हमारे पास 10 था, तो ये हो जाएगा 10 by 4, 10 by 4 ओम, यानी कि 2.4 ओम। इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते थे, जैसा कि आपको नोट करके एक कंसेप्ट मैंने बताया कि अगर आप वायर को स्ट्रिच या कंप्रेस करोगे तो ऐसे केस में जो रेशियो होगा, मतलब कि R1 by R होगा, वो एरिया के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1 by A1 by A के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। A1 आपका 2 ट्वाइस हो रहा है, यानी कि अब एक ही चीज देखना है आपको, केवल एरिया देखना है इसमें, केवल लेंथ देखना है। तो A1 by A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया आप डबल कर रहे हो तो डबल के स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, लेंथ अगर लेंथ चेक करो तो लेंथ स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया चेक करो एरिया के हिसाब से जा रहे हो तो एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 4 टाइम्स 1 by 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर यानी कि 1 by 4 हो गया, 1 by 2 का स्क्वायर यानी कि 1 by 4 हो गया, मतलब पहले 10 ओम था तो अब 10 by 4 ओम हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग का हमने क्वेश्चन देख लिया। जैसे एक और क्वेश्चन आप सोच सकते हो, अगर हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस 5 ओम है,
आपने उसको स्ट्रेच करके उसका लेंथ 3 टाइम्स कर दिया। अब चेंज कितना आया? 3 टाइम्स आया। ऑब्वियसली बात है एरिया भी चेंज हुआ होगा, लेकिन हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला से देखते हैं R1/R इज इक्वल टू L1/L का होल स्क्वायर। आपने 3 टाइम्स किया यानी कि वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो, उसको करके भी ट्राई कर सकते हो। जब लेंथ 3 टाइम्स किया गया तो नया रेजिस्टेंस जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा, स्ट्रेच जब किया गया है तो इस चीज को आप ट्राई भी कर सकते हो। और हमने 3 क्वेश्चन भी कर लिया इस पे। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। एक लेक्चर एंड होने के पहले थोड़ा सा सिंबल का मैं आपको बता देता हूं। ये एनसीईआरटी से बिल्कुल लिया हुआ डायग्राम है, एग्जैक्टली इमेज एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो आप कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया सेल क्या होता है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सिंबल्स है। ये सिंबल्स थोड़ा सा आप जान लीजिए। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सिंबल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये आपका एक सेल है, मैंने बनाया भी था, ये सेल होता है इस तरीके से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सेल हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। मतलब बैटरी कब बोलेंगे? जब एक से ज्यादा सेल लगा हुआ है, 2-3 सेल लगा हुआ है। जैसे आप सेल बोलते हो, बैटरी बोलते हो घर पे, देखिए कब सेल बोलेंगे, कब बैटरी बोलेंगे। अगर किसी डिवाइस में, रिमोट, अगर उसमें एक से ज्यादा सेल लगा हुआ है तो आप लोगों को बोलोगे कि इसमें बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो एक से ज्यादा सेल लगा होता है तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं, ठीक है। स्विच देखिए, ये बोलते हैं स्विच, ये स्विच का सिंबल होता है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ये 2 रियल लाइफ में हम लोग वर्ड यूज करते हैं। फिजिक्स में ओपन और क्लोज बोलते हैं। ओपन का मतलब ऑफ होता है, बात ध्यान से सुनिएगा। दिमाग में लगता है कि ओपन बोले तो ऑन लग रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, ओपन मतलब ऑफ होता है। स्विच ओपन है मतलब स्विच कनेक्टेड ही नहीं है। स्विच ओपन है मतलब स्विच कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है, उस केस में ऑफ होता है। स्विच ओपन मतलब स्विच ऑफ। और स्विच क्लोज मतलब स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को कनेक्ट कर दिया, सर्किट को क्लोज कर दिया, तो उस केस में आप ऑन बोल सकते हो। स्विच क्लोज मतलब ऑन होता है। तो ये आपका स्विच, प्लग स्विच है, ओपन है। ओपन मतलब ऑफ है, मतलब इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, अभी ये काम नहीं, मतलब सर्किट में अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। और स्विच क्लोज मतलब ऑन है, अगर डॉट लगा दिया तो वो ऑन है, ठीक है, यानी कि स्विच क्लोज्ड है। इसको हम ऑफ भी बोलते हैं और इसको हम ऑन भी बोलते हैं। ये वायर ज्वाइंट है, वायर क्रॉसिंग है। अब देखिए वायर ज्वाइंट ऐसे दिखाते हैं, वायर क्रॉसिंग इस तरीके से वायर क्रॉस हो रहा है। बल्ब का सिंबल हम लोग ये यूज करेंगे, सिंबल बल्ब। और रजिस्टर अभी पहले भी यूज किया था, अब आगे सर्किट्स पढ़ेंगे हम लोग, तो सर्किट्स में रजिस्टर यूज करेंगे हम लोग। तो रजिस्टर का सिंबल ये होता है इस तरीके से, ठीक है। अभी एक और चीज होता है वेरिएबल रजिस्टर, इसको रेजिस्टेट बोलते हैं। हालांकि सर्किट में क्लास 12th में यूज होता है। आपको एडिशनली जानना होगा तो आप पूछ सकते हो मेरे से, लेकिन फिलहाल आपको बस सिंबल याद होना चाहिए कि ये रेजिस्टेट का सिंबल है, ये या ये। मोस्टली हम लोग ये यूज करते हैं, मैं ये यूज करता हूं मोस्टली, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये दोनों रेजिस्टेट के सिंबल है। इसके अलावा 2 डिवाइस अभी हम लोग पढ़ेंगे, बस ये कुछ क्वेश्चंस करने के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। डिवाइसेस हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक आपका एमीटर, एक आपका वोल्टमीटर। ये दोनों डिवाइस के बारे में मैं लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। ये सारा चीज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल मेजर करता है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अब पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल क्या चीज होती है, ये सारा चीज अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आपको यहां पे केवल सिंबल पता होना चाहिए। एमीटर का ये सिंबल हुआ, वोल्टमीटर का ये सिंबल हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका वोल्टमीटर का सिंबल, ये है सिंपल वी लिखा हुआ है, ऐसा ही है वी, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा दीजिए दोनों साइड। सो ये कुछ सिंबल्स हो गए जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी चीजें सीरीज और पैरेलल जो मैंने बताया, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, वो अगले लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।